वो एक स्टूडेंट था। उम्र कम थी, सपनों की उड़ान बड़ी। क्लास में बाकी बच्चे पढ़ाई में डूबे रहते, लेकिन उसकी नज़रें अक्सर अपनी मैम पर ही टिक जातीं। कई बार टीचर ने महसूस किया कि ये बच्चा कुछ अलग सा बर्ताव कर रहा है। एक दिन उन्होंने सीधा पूछा, तुम क्लास में पढ़ने आते हो या फिर किसी और वजह से? लड़के ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, मैम, ये राज मैं अकेले में ही बताऊंगा। छुट्टी की घंटी बजी। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। क्लासरूम खाली हुआ और सामने सिर्फ दो लोग बचे, वो स्टूडेंट और उसकी टीचर। टीचर ने सख्ती से कहा, अब साफ साफ बताओ, तुम्हें कहना क्या है? लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने ऐसी बात कह दी जो किसी भी स्टूडेंट से सुनने की उम्मीद कोई टीचर नहीं कर सकती। टीचर हैरान रह गईं। उन्होंने महसूस किया कि यह मासूम आकर्षण है, लेकिन इसे सही दिशा देना जरूरी है। उन्होंने डांटने के बजाय नरमी से समझाया कि जिंदगी का असली मकसद पढ़ाई और करियर बनाना है, न कि गलत रास्ते पर भटकना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस स्टूडेंट के पास कुछ ऐसे राज थे जिन्हें लेकर उसने टीचर को डराने की कोशिश की। सवाल ये था, क्या वो अपनी जिद पूरी करने में कामयाब होगा या फिर टीचर साहस दिखाकर सब कुछ बदल देंगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल वक्त में डरना नहीं चाहिए। सही रास्ता चुनने और हिम्मत के साथ खड़े होने से हालात बदले जा सकते हैं। रात का सन्नाटा था। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर बज रही थीं। कमरे में जैसे एक रहस्यमयी खामोशी उतर आई थी। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अन्विता ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक मोड़ी हुई चिट्ठी अंदर खिसक आई। कागज खोलते ही उस पर एक लाइन लिखी थी, मैम, आप मेरी हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये पढ़ते ही उनकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने जल्दी से पर्ची छुपा दी और खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, पेड़ भीगे हुए थे, मगर दूर कहीं कोई धुंधली सी परछाई सरकती हुई महसूस हुई। पीछे से एक मासूम आवाज आई, माँ, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई नहीं बेटा, तुम सो जाओ। लेकिन उनके दिल की धड़कनें अभी भी बेचैन थीं। सुबह हुई। कॉलेज की गलियों में नमी और ठंडी हवा फैली हुई थी। अन्विता क्लास में पहुंची, रजिस्टर खोला और साफ आवाज में बोली, आज सरप्राइज टेस्ट है, 3 सवाल होंगे और हर किसी को अपनी ईमानदारी से जवाब देना है। यह कहानी सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि एक सबक है कि जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आए, हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। वो सुबह की क्लास थी। पहली बेंच की दूसरी सीट पर व्यान मलिक बैठा था। उसकी कॉपी खुली हुई थी, लेकिन पन्ने खाली। उसकी नजरें सीधी आगे टिकी थीं, मानो सोच में डूबी हुई हों। उंगलियां मेज पर गोल गोल निशान बना रही थीं, जैसे समय को थाम लेना चाहती हों। मैम पास आईं और बोलीं, व्यान, टेस्ट शुरू करो। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, मैम, शुरुआत तो हो चुकी है। उन्होंने सख्ती से कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो, निगाहें कॉपी पर रखो। मैं तुम्हारी टीचर हूं, यही रिश्ता काफी है। उनके लहजे में कठोरता नहीं थी, लेकिन एक साफ सीमा जरूर खींच दी गई। टेस्ट खत्म हुआ तो अविथा ने कॉपियां समेटीं। जब वह बाहर निकलीं तो अचानक महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें पीछे तक उनका पीछा कर रही हों। उन्होंने खुद को समझाया, शायद वहम होगा, मगर कभी कभी वहम भी बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स हंसी मजाक में लगे थे। अमिता ने चाय उठाई, लेकिन होठों तक न ले जा सकीं। पिछली रात मिली पर्ची का ख्याल बिजली की तरह दिमाग में कौंध गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने व्यान को रोका। कैसा लग रहा है कॉलेज? उन्होंने पूछा। व्यान चुप रहा, फिर बोले, पिछले टेस्ट में अंक कम आए थे, अगर मदद चाहिए तो बताओ। व्यान ने अचानक कहा, मदद आपसे? आप तो खुद उलझी हुई लगती हैं मैम। उसका लहजा न सख्त था न ऊंचा, मगर अजीब सा था, जैसे रेशम में लिपटा हुआ कांटा। मैम ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हारी टीचर हूं, बातों में हद रखो। व्यान बोला, मैं आपके करीब आना चाहता हूं, शागिर्द बनकर नहीं। ये सुनकर अविथा ने गहरी सांस ली। उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, खुद पर काबू रखो, ये बातें यहीं खत्म होती हैं। अगर पढ़ाई की मदद चाहिए तो आना, वरना दरवाज़ा बाहर है। व्यान उठकर दरवाजे तक गया और धीरे से बोला, बातें खत्म नहीं होती मैम, बस रूप बदल लेती हैं। रात को फिर दरवाजे के नीचे एक पर्ची सरकाई गई, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
अविथा ने उसे मुट्ठी में दबाया और खुद से कहा, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करूंगी। अगली सुबह उन्होंने लाइब्रेरी के शांत कोने में वियान को बुलवाया। उन्होंने साफ कहा, यह यहीं खत्म होगा, तुम मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। वियान ने आधी मुस्कान के साथ कहा, आप सच से नजरें चुरा रही हैं मैम। उन्होंने जवाब दिया, मैं शादीशुदा हूं, मां हूं और तुम्हारी टीचर हूं। कॉलेज की पॉलिसी और कानून दोनों के मुताबिक ये रिश्ता नामुमकिन है। अगर तुमने हदें पार की तो मैं औपचारिक शिकायत दर्ज कराऊंगी। कुछ पल वियान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शिकायत से चाहत नहीं रुकती मैम, और वहां से चला गया। दिन ढला तो एक नया लिफाफा दरवाजे के नीचे आया। अंदर एक सुनहरी स्टिकर और एक लाइन लिखी थी, आज 5:15 वही जगह। अविथा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब या कभी नहीं। पुराने ऑडिटोरियम के पीछे का इलाका सुनसान था। पेड़ों की शाखें जमीन पर लकीरें खींच रही थीं। अचानक कदमों की आहट आई और वियान सामने खड़ा था। उसने कहा, मुझे पता था आप आएंगी, आई हूं इसे खत्म करने। वो पास आया, लेकिन इस बार अविथा पीछे नहीं हटी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारी टीचर हूं, यही मेरा जवाब है, यही सच है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, हवा थम सी गई। फिर अविता ने सीधा रास्ता चुना और वहां से लौट आईं। ये कहानी सिर्फ एक क्लासरूम की नहीं, बल्कि एक सबक है कि किसी भी हालात में हमें सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। रिश्तों की मर्यादा और इज्जत बनाए रखना ही असली जीत है। उसने अचानक उसके हाथ को छू लिया। वह चाहती तो तुरंत पीछे हट सकती थी, लेकिन एक पल को थम गई, हवा में जैसे खामोशी घुल गई हो। फिर अचानक वह संभली और पीछे हटी। चेहरे पर हैरानी और पछतावे की छाया थी। उसने खुद से कहा, यह गलत था, यह दोबारा नहीं होगा। वियान हल्का सा मुस्कुराया, आप चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएं, बस यही काफी है। वो तेज कदमों से निकल आईं और कार में आकर बैठ गईं। आईने में चेहरा देखा, आंखें नम थीं और चेहरा बोझिल। उसी रात उन्होंने स्टडी टेबल पर एक सफ़ेद लिफाफा रखा। उसमें एक चिट्ठी थी, मैंने गलती की, अब सीमाएं दोबारा तय कर रही हूं। अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो यह इस्तीफा जमा करना होगा। साथ ही वर्धन के नाम छोटा सा नोट भी लिखा, अगर मैं शाम तक घर न आऊं तो यह लिफाफा प्रिंसिपल तक पहुंचा देना। अगले दिन वियान का बर्ताव बदला बदला सा था। राहदारी में धीमे से बोला, डरने की जरूरत नहीं, आप मेरी हैं। क्लास में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। कुछ छात्रों ने नोट किया कि दोनों के बीच अजीब सी खामोशी है। एक लड़की हंसकर बोली, मैम आपके तो फैंस भी हैं। उनके गालों पर हल्की लाली दौड़ी और अगले ही पल चेहरा सख्त हो गया। शाम को उन्होंने हिम्मत करके वर्धन से पूछा, कभी लगता है हमारे बीच फासला बढ़ रहा है? वर्धन ने अखबार मोड़कर कहा, हाँ होता है, लेकिन अगर हम बात करना छोड़ दें तो वही दूरी दीवार बन जाती है। फिर मुस्कुराकर बोला, चाय बना दूं? यह एक छोटा सा पुल था, मगर सच्चा। एक शाम जब वो ऋषा के साथ बाजार से लौटी, उन्हें सीढ़ियों पर किसी के होने का एहसास हुआ। पलटकर देखा, दूर वियान खड़ा था। ऋषा ने मासूमियत से पूछा, माँ वो लड़का हमें क्यों देख रहा है? उन्होंने जल्दबाजी में कहा, कोई नहीं बेटा। घर पहुंचते ही खिड़कियां बंद कर दीं, पर्दे गिरा दिए। दिल में डर गहरा होता जा रहा था। रात को अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नामालूम नंबर था। दूसरी तरफ वियान की आवाज थी, मैम आप मुझे भूल नहीं सकती, कल मिलना ही होगा, वरना सबको सच बता दूंगा। उसकी आवाज में सुकून था, मगर उसी सुकून में छुपा हुआ दबाव भी था। उन्होंने गहरी सांस ली और लैपटॉप खोल दिया। सारे सबूत जुटाए, पर्चियां, कार पर खरोंच, विंडशील्ड पर रखे पत्ते, तारीख और वक्त नोट किया। एक ईमेल ड्राफ्ट किया, सब्जेक्ट बाउंड्री वायोलेशन एंड सेफ्टी कंसर्न। ये हुआ, ये निशानियां हैं और ये मेरा स्वीकार है। मैंने गलती की, मगर अब सीमाएं तय कर रही हूं। मुझे मार्गदर्शन और कार्रवाई चाहिए। उन्होंने ईमेल भेज दिया। अगली सुबह प्रोफेसर मेहरा ने स्टाफ रूम के कोने में बैठाकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, पहले सुरक्षा फिर समाधान। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिस को कॉल किया। पार्किंग रजिस्टर चेक हुआ, सीसीटीवी देखा गया और काउंसलिंग सेल की मीटिंग तय कर दी गई। पहली बार अन्विता ने महसूस किया कि संस्थान और नियम कभी कभी ढाल बन जाते हैं। पीरियड खत्म होने के बाद वियान सामने आया और बोला, 5 मिनट वरना सबको बता दूंगा। इस बार उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अन्विता तुरंत पीछे हट गईं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अब आधिकारिक शिकायत दर्ज होगी। छात्र और शिक्षक के बीच
निजी रिश्ते नामुमकिन और अनुचित हैं, ये जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हद तुम्हें माननी होगी। व्यान हंसा, मगर उस हंसी में पहली बार कमजोरी थी। बोला, अगर आप न रहीं तो लोग अपनी कहानियां गढ़ लेंगे। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं झूठ के पीछे नहीं छुपूंगी, सच ही मेरा जवाब है। रात को कार के टायर की हवा कम मिली। गार्ड ने नोट किया कि कैमरे में एक परछाई दिखी थी, चेहरा धुंधला। कौन हो सकता है? गार्ड ने पूछा। उन्होंने कंधे उचकाए और मन ही मन दुआ की कि हालात और न बिगड़े। हॉस्टल में व्यान सीधा लेटा था। उसका रूममेट सोहेल किताब बंद करते हुए बोला, क्या मसला है तुझे? कई दिनों से अजीब लग रहा है। व्यान बोला, कुछ नहीं। सोहेल ने गंभीर होकर कहा, ये खेल नहीं है व्यान, ये बर्बादी है। व्यान ने आंखें बंद कर लीं। छत का पंखा घूमता रहा और उसके दिमाग में वही एक मंजर बार बार लौटता रहा, पुराने ऑडिटोरियम के पीछे का लम्हा। अगले दिन एक फुसफुसाहट ने पूरी राहदारी का रुख बदल दिया। किसी ने कहा कि पुराने ऑडिटोरियम के पास फिर कुछ देखा गया है। कॉलेज के एक छोटे प्लेटफॉर्म से अन्विता और व्यान की धुंधली तस्वीरें किसी ने दूर से खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीं। तस्वीरों में चेहरों की साफ पहचान मुश्किल थी, लेकिन साथ में लगे कैप्शन बेरहम थे। सच क्या है, यह सवाल तब हथियार बन जाता है जब लोग जवाब सुनने से पहले ही भीड़ का शोर बना लें। अन्विता ने फोन देखा तो गला सूख गया। प्रोफेसर मेहरा ने समझाया, खामोश रहो, हम प्रोटोकॉल के हिसाब से कदम बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी ने स्क्रीनशॉट सुरक्षित किया। आईटी सेल ने ग्रुप एडमिन को नोटिस भेजा और फिर एक अंदरूनी बैठक तय हुई। उस बैठक में प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना राव चुपचाप सब सुनती रहीं। उनके सामने साफ साफ तथ्य रखे गए, पर्चियाओं, कॉल लॉग, तस्वीरें, पहली स्वीकारोक्ति और सीमाओं को दोबारा तय करने की कोशिशें, व्यान की धमकियां भी। डॉक्टर राव ने न डांटा न बचाया, बस इतना कहा, हम एक संस्थान हैं, किरदार नहीं, हमारा काम सुरक्षा और सच्चाई है। उन्होंने साफ हिदायत दी, आप क्लास अकेले न लें, दरवाज़ा खुला रखें, किसी भी गैर सामान्य हरकत की लिखित सूचना दें और सबसे पहले अपनी बेटी की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उस रात अन्विता ने ऋषा को कहानी सुनाते सुनाते खुद से कहा, कहानियों में हीरो जीतते हैं क्योंकि कहानी उनके लिए रास्ते खोल देती है, लेकिन असली जिंदगी में दरवाजे के साथ बोझ भी होता है। ऋषा सो गई, लेकिन अन्विता देर तक दरवाजे को देखती रही, मानो उसे कोई नाम देना चाहती हो। अगले दिन राहदारी में व्यान ने कहा, मैसेज डिलीट कर दीजिए, सब साफ हो जाएगा। अन्विता ने दृढ़ता से कहा, सांपी झूठ होती है, सच हवा की तरह है, दिखाई न दे तो भी मौजूद रहता है। अगर हिम्मत है तो सच सबके सामने बोलो। व्यान चुप रहा। उन्होंने कहा, तुमने मुझे कमजोर देखा और उसे इजाजत समझ लिया। हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब डर मेरी कीमत नहीं बनेगा। कुछ पल वह खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अपने आप से कहकर देखो कि तुम मेरे बिना रह सकती हो, देखना दिल क्या जवाब देता है। फिर वह चला गया, लेकिन उसके कदम भारी थे। हफ्ते के खत्म होने से पहले काउंसलिंग सेशन हुआ। कमरा छोटा था, एक पौधा, एक कुर्सी और टेबल पर रखा साफ पानी। काउंसलर ने पूछा, अगर आपको अपने एहसास का एक नाम देना हो तो वह क्या होगा? अन्विता ने कहा, शर्मिंदगी। काउंसलर ने मुस्कुराकर कहा, शर्मिंदगी कहती है कि आपको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी बेटी क्या कहती है? वह कहती है कि वह खेलना चाहती है। तो फिर आपको सजा और खेल के बीच एक ऐसा रास्ता चुनना है जहां जिंदगी रह सके। अन्विता देर तक चुप रहीं। उस चुप्पी ने उनकी सोच को कतार में खड़ा कर दिया। उधर हॉस्टल में सोहेल ने व्यान को उसके पिता की वॉइस नोट सुनाई, बेटा घर कब आ रहा है? व्यान ने स्क्रीन देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। सोहेल बोला, कम से कम बात तो कर ले। व्यान ने सिर झुका लिया, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरी सुनने में उन्हें जल्दी होती है। सोहेल ने कहा, तो खत लिख दे, या फिर अपने आप को ही खत लिख दे। बात वहीं खत्म हो गई, मगर रात को बिस्तर पर लेटे लेटे व्यान ने दिल ही दिल में एक खत लिखा। उसकी लकीरें सिर्फ वहीं पढ़ सकता था। मैं यहां तक क्यों आ गया? शायद इसलिए कि किसी ने मुझे देखा और मैंने देखे जाने को अपनापन समझ लिया। अगली दोपहर एक और मोड़ सामने आया। अन्विता की कार के वाइपर के नीचे एक यूएसबी रखी थी। अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, लाइब्रेरी के पीछे वाले दिन की। उसमें उसकी घबराई हुई आवाज थी और बीच बीच में व्यान की धीमी बातें। बैकग्राउंड में पंखे की आवाज और कपड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। लगता था जैसे मोबाइल पास रखकर रिकॉर्ड किया गया हो। अन्विता के शरीर में ठंड उतर गई।
यह रिकॉर्डिंग किसने बनाई? उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को सूचित किया और प्रोफेसर मेहरा को मेल भेजा। जवाब आया, इसे सुरक्षित रखें, साझा न करें। आईटी सेल देखेगी। दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। उसकी धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। कमरे में रोशनी थी, मगर दिमाग पर जैसे एक भारी पर्दा खींच गया हो। उसी शाम व्यान का मैसेज आया, आज शाम 5:15। अगर नहीं आई तो ऑडियो सबको भेज दूंगा। अन्विता ने फोन बंद किया, टेबल पर रखा लिफाफा उठाया और वर्धन के पास गई। बोली, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पूरी कहानी उसने नहीं सुनाई, बस इतना कहा, एक छात्र है जो मुझे धमका रहा है। मैं अपनी गलती मान चुकी हूं। अब मैं डरना नहीं चाहती, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकती। वर्धन ने पहली बार अखबार नहीं उठाया, ध्यान से सुना और बोला, हम दोनों से गलतियां हुईं, लेकिन अगर हम बात करें तो शायद वही गलतियां सीख में बदल जाएं। अन्विता के होंठ कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वह इस बार पहले से मौजूद थी। हाथ में एक छोटी फाइल थी। व्यान आया तो उसकी आंखों में जिद भी थी और थकान भी। अन्विता ने सीधा कहा, ऑडियो, तस्वीरें, नोट्स सब तुम्हारे पास हैं। हाँ, और मैं इन्हें खुद ही संस्थान को सौंप रही हूं। अगर तुमने मुझे या मेरे परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो यह सब सीधे प्रिंसिपल तक जाएगा। अपनी गलती मैं खुद मानूंगी। तुम जो चाहो कह लेना। व्यान ने हल्की हंसी के साथ कहा, आप सोचती हैं कि स्वीकार करके जीत जाएंगी? अन्विता ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं जीतने नहीं, सही होने आई हूं, और यह सिलसिला यहीं खत्म होगा। आज के बाद अगर तुम मेरे दरवाजे, क्लास या कार के पास आए तो मैं सीधे और नाम समेत रिपोर्ट करूंगी। कुछ पल वह खामोश खड़ा रहा। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, डैड वेयर आर यू? उसने फोन उल्टा कर लिया। आवाज भारी हो गई, आप मेरे साथ नहीं, मेरे खिलाफ खड़े हैं। धमकी कभी मोहब्बत की भाषा नहीं हो सकती। अन्विता ने अपनी जेब से एक छोटा कार्ड निकाला। यह मेरे काउंसलर का कार्ड है, जाकर बात करो। तुम्हारी जिंदगी एक पल के जोश से कहीं बड़ी है। व्यान कुछ कदम पीछे हुआ, जैसे भीतर कोई गांठ खुली हो। धीरे से बोला, मैं कोशिश करूंगा। अन्विता ने कहा, कोशिश नहीं, लगातार मेहनत करनी होगी। वह मुड़ा और उसके कदम हल्के होते गए। पेड़ों की छांव के पार जाकर वह नजर से ओझल हो गया। अन्विता वहीं कुछ देर खड़ी रही। हवा में पहली बार नमी के साथ हल्की धूप भी घुली थी। 2 दिन बाद कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक इत्तला लगी, सीमाएं और सुरक्षा, शिक्षकों और छात्रों के लिए विशेष सत्र। हॉल में कई चेहरे बैठे थे, कुछ उलझे हुए, कुछ निराश, कुछ अनुभवी। सत्र खत्म होने पर एक लड़की ने आकर कहा, मैम, कभी कभी लोग देखे जाने को पाने जैसा समझ लेते हैं, और कभी शिक्षक खुद को दीवार मान लेता है, जबकि वह भी इंसान है। अन्विता मुस्कुराई और बोली, इसलिए ना कहना सीखना पड़ता है, और हां भी, लेकिन सिर्फ सही जगह पर। इसी दौरान आईटी सेल ने रिपोर्ट दी कि धुंधली तस्वीर जिस ग्रुप में डाली गई थी, उसके एडमिन ने माफी का संदेश भेजा है। लिखा था, गलतफहमी हुई, तस्वीर में चेहरे साफ नहीं थे। यह माफी किसी तूफान के सामने पतली सी दीवार थी, लेकिन हवा का रुख जरूर बदल गई। घर पर वर्धन बैठक में ऋषा के साथ कार्ड खेल रहा था। अन्विता को देखकर मुस्कुराया और कहा, चाय में अदरक थोड़ी कम है। यह छोटी सी बात थी, मगर कभी कभी घर की शुरुआत फिर से इन्हीं छोटी बातों से होती है। रात में वर्धन ने झिझक तोड़ी और बोला, मैं तुम्हारे साथ थेरेपी के 2 सत्र अटेंड करूंगा। शायद हम दोनों सीख सकें कि मुश्किल वक्त में बात कैसे की जाती है। अन्विता ने सिर हिलाकर हामी भरी। भीतर कहीं एक रोशनी पहरेदार की तरह खड़ी हो गई। उधर हॉस्टल में सोहेल व्यान के पास आया और बोला, कल मेरे साथ चलना। व्यान ने पूछा, कहाँ? सोहेल ने कहा, एक जगह है जहां लोग तुम्हें सुनते हैं, कोई लेक्चर नहीं देते, बस सुनते हैं। व्यान ने धीमे से पूछा, थेरेपी? सोहेल ने सिर हिलाया, हाँ, लोग कहेंगे मैं पागल हूं, लेकिन सच तो यह है कि लोग शौहर भी होते हैं, बेटियां भी, शिक्षक भी, और इंसान कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। व्यान ने आंखें बंद करके हल्के से सिर हिलाया, मैं भी भटक गया था, अब शायद सही दिशा में लौटना चाहता हूं। 2 दिन बाद एक छोटा सा लिफाफा डाक से आया। ना भेजने वाले का नाम था, ना कोई लंबा परेशान करने वाला खत। बस अंदर एक टिकट की पर्ची और एक छोटा सा नोट था, मैं थेरेपी जा रहा हूं, पढ़ाई फिर से शुरू हो या ना हो, मैं अपनी जिंदगी को वापस पाना चाहता हूं। याद रखूंगा कि आज़ादी ही मोहब्बत का पहला सबक है। अन्विता ने उस नोट को कई बार पढ़ा।
कागज में जैसे किसी के ठहरने की आवाज थी। उसने वह पर्ची दराज में संभाल कर रख दी। सुबह जब वह क्लास में दाखिल हुई तो बोर्ड बिल्कुल साफ था, न कोई स्टिकर न कोई लिखावट। उसने चौक उठाया, तारीख लिखी और कहा, आज हम एक नए अध्याय से शुरू करेंगे। विषय है हद और जिम्मेदारी। पहला सवाल है, सीमा कब टूटती है। सामने बैठी युवा आंखें उसे देख रही थीं, कुछ में हैरानी, कुछ में हल्की शर्म और कुछ में सीखने की चाह। अन्विता ने महसूस किया कि उसके शब्द अब सांसों की रफ्तार से जुड़ गए हैं। पीरियड खत्म हुआ तो वह रजिस्टर समेटकर दरवाजे तक पहुंची। बाहर धूप नरम थी, हवा हल्की थी और भीतर कहीं एक नई मजबूती टिक गई थी, जैसे रीढ़ के बीचों बीच कोई नया सहारा खड़ा हो गया हो, जिसका नाम अब डर नहीं बल्कि यकीन था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, जैसे किसी ने तेज फिल्म की चाल धीमी कर दी हो। ऋषा की ड्राइंग्स और रंगीन होती गईं। वर्धन अब अखबार के साथ एक कप चाय ज्यादा रख देता। उस कप पर नाम नहीं लिखा होता, मगर अन्विता जानती थी कि वह उसी के लिए है। कॉलेज की एक बैठक के बाद एक छात्र ने पूछा, मैम, अगर कोई सुनना ही ना चाहे तो क्या करें। अन्विता ने मुस्कुराकर कहा, ऊंची आवाज में मत कहो, ऐसे लोगों के पास अकेले मत जाओ। बाकी काम संस्था करती है, बशर्ते तुम दरवाज़ा खोलो, और अगर दरवाज़ा खोलने से भी डर लगे तो किसी को साथ ले लो। 2 लोग मिलकर डर को आधा कर देते हैं। कभी कभार रात के अंतिम पहर वह दरवाजे के नीचे नजर डालती। वहां अब कोई पर्ची नहीं होती। हवा से बारिश की महक भी कम हो चुकी थी। वह खुद से पूछती, क्या सब खत्म हो गया। फिर खुद को याद दिलाती, खत्म होना भी एक आदत है जिसे सीखना पड़ता है। कुछ चीजें सचमुच खत्म नहीं होती, वे बस पीछे कहीं बैठकर सांस लेने लगती हैं, और जब हम उन्हें नाम देते हैं तो वे कमजोर पड़ जाती हैं। एक दिन ऋषा ने नई ड्राइंग बनाई। तस्वीर में एक माँ और पिता नीले रंग के घर के सामने खड़े हैं। ऊपर पीला सूरज मुस्कुरा रहा है। ऋषा ने मासूमियत से कहा, माँ, ये हम हैं। अन्विता ने बेटी के बाल सहलाए और कहा, हाँ, हम हैं, और हम अब ठीक हैं। ऋषा ने पूछा, कब से। अन्विता ने जवाब दिया, जब से हमने एक दूसरे से बात करना शुरू किया है। शाम ढलते हुए जब वह पुरानी लाइब्रेरी के पीछे से गुजरी तो पेड़ों की शाखाएं अब भी जमीन पर लकीरें बना रही थीं, मगर उन लकीरों के पार अब उसे एक सीधा साफ रास्ता दिखाई दे रहा था।